हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इस चैनल पर। और आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पर DFCCIL जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड VD की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो उसी क्रम में हमारा ये वीडियो रहेगा फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट का। एक यूनिट है आपके सिलेबस में, टोटल 8 यूनिट हैं, आपको पता होंगे। और इसी में एक यूनिट है फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट। तो उसी में हम जो है आगे करेंगे। और इस वीडियो में 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कह रहा है। कैपिटल कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल। ये एक कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल CAPM जिसको कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो इससे संबंधित देखिए क्वेश्चन है, कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल फॉर अ रिस्क मेजरमेंट हैज़ बीन गिवन बाई। तो ये किसके द्वारा दिया गया कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल। पहले तो ये समझिए कि ये होता क्या है कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल, जिसको CAPM मॉडल कहते हैं। तो आपको पता है कि ये एक रिलेशन बताता है कि रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न में क्या जो है रिलेशन है। उस रिलेशन को जो है ये बताता है CAPM मॉडल। तो इसको दिया किसके द्वारा गया वो आपको ध्यान रखना है, शार्पी, लेंटर एंड ट्रेनर। ये आपको याद रखना है, ये 3 लोगों का नाम, इनके द्वारा ये दिया गया ये CAPM मॉडल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं और आपको बता देता हूँ कि ये CAPM मॉडल के बारे में एक फार्मूला भी आपको याद रखना है, जिसको RI इजुकल लिखते हैं, आप लोगों को पता होगा, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। मैं फिर एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, RI इजुकल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ये है CAPM का जो है फार्मूला। यहाँ पर RI क्या है, RI जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न है। RF क्या है, RF जो है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बीटा जो है मार्केट रिस्क है। और RM की बात करें तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट। और RF आपको मैं बता चुका हूँ, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में कह देते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, मार्केट रिस्क प्रीमियम। इसको कहते हैं RM माइनस RF को कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जहाँ पर बीटा मार्केट रिस्क है। तो ये जो है CAPM मॉडल है, जिसके द्वारा क्या कैलकुलेट करते हैं, रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न में जो है रिलेशन जो है फाइंड करते हैं CAPM मॉडल से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बीटा इज ए मेजर ऑफ। ये तो CAPM मॉडल का ही क्वेश्चन है, जहाँ पे मैंने आपको बीटा बताया था। तो बीटा क्या है, बीटा मैंने बताया था मार्केट रिस्क है। अब यहाँ पर मार्केट रिस्क दिया नहीं गया है, सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, टोटल रिस्क, बिजनेस रिस्क। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिए। देखिए रिस्क 2 टाइप का होता है, एक सिस्टमेटिक रिस्क होता है, एक अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। सिस्टमेटिक रिस्क की बात करें तो ये अनडाइवर्सिफिएबल रिस्क होता है। अनडाइवर्सिफिएबल का मतलब हो गया कि इसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं मार्केट रिस्क, इसीलिए बीटा को मार्केट रिस्क कहते हैं, किसमें, CAPM मॉडल में, क्योंकि सिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई किया ही नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मार्केट रिस्क को ले सकते हैं, इन्फ्लेशन को ले सकते हैं, रिसेशंस को ले सकते हैं, बार्स को ले सकते हैं। तो इनके द्वारा जो रिस्क एराइज होती हैं उनको कहते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। और एक होती है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क को कहते हैं डाइवर्सिफिएबल रिस्क, इनको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लेबर स्ट्राइक, ठीक है, मैनेजरियल चेंजेस। तो इस तरीके की अगर रिस्क हैं, इनको आप डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, क्योंकि ये कंपनी के अंदर की चीज़ें होती हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, तो ये दोनों को आपको याद रखना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बीटा जो है सिस्टमेटिक रिस्क है, मार्केट रिस्क है, ठीक है, जिसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कैपिटल बजटिंग इज कंसर्न विद। तो कैपिटल बजटिंग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, इवेलुएटिंग द रिटर्न्स एंड इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स, यही तो करते हैं कैपिटल बजटिंग में। इससे पहले वाले वीडियो में फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट में जब मैंने 12 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कैपिटल बजटिंग के बारे में और कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स के बारे में। 2 टाइप की टेक्निक्स होती हैं, एक मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल टेक्निक्स, और एक बताई थी मैंने मॉडर्न टेक्निक्स। ट्रेडिशनल टेक्निक्स के मैंने बताया था पेबैक पीरियड,
और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और मॉडर्न में मैंने आपको 3 बताई थी टेक्निक्स, एनपीवी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर, और एक तीसरी बताई थी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये सब चीज़ों को हमने बताया था कैपिटल बजटिंग में। तो ये आपको याद रखना है, ट्रेडिशनल मेथड और जो मॉडर्न मेथड है इनको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, indicate the correct code for the combination from the following regarding the superiority of the wealth maximization over the profit maximization objective of the financial management। तो बेसिकली ये क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, 2 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताए थे, कौन से, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें, देखिए क्या बोला गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ओवर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देख लीजिए इसमें क्या देख रखा है, इट टेक्स इनटू अकाउंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। बिल्कुल, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी होती है, और जो है वो लॉन्ग टर्म की जो भी कंपनियां आती हैं वो अपना स्ट्रेटजी बनाती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में उनका सिर्फ मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, और उनको कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है। सेकेंड देखिए, इट टेक्स केयर ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म लाइक एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेंडिंग मार्केट्स। तो ये भी सही हो जाएगा। अगला है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। ऐसा कुछ नहीं है। इट कंसीडर्स रिस्क अलॉन्ग विद रिटर्न। बिल्कुल सही है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में रिस्क को कंसीडर किया जाता है, जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिस्क को कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो सीधा सीधा मतलब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कि उनका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ रिस्क को जो है शामिल नहीं किया जाता है, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में रिस्क को भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, क्योंकि सी तो है नहीं। तो ए बी डी देख लीजिए, ए बी डी यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको सही से पढ़ लेना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अप्रेजल इज करेक्ट। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको मैं बता चुका हूँ कैपिटल बजटिंग टेक्निक में, ये कैपिटल बजटिंग की मॉडर्न टेक्निक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि एनपीवी, तो उसी से संबंधित प्रश्न है। देखिए, इट कंसिडर्स ऑल द कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही है। इट गिव्स मोर वेटेज टू डिस्टेंट फ्लोज देन नियर टर्म फ्लोज। ऐसा कुछ नहीं है। इट कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ए और बी, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो मॉडर्न टेक्निक है कैपिटल बजटिंग में उनमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। तो ए और सी इसका आंसर आ जाएगा। ए और सी यानी कि ऑप्शन हमारा सी चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको क्लिक कर देना है। आगे देखिए, अगला है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस यूनिट कंसिस्ट ऑफ। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर जरूरी नहीं है। इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट एंड शॉर्ट टर्म लोन, ये भी सही नहीं है। देखिए, इक्विटी कैपिटल एंड डेट कैपिटल, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। लास्ट देखिए, इक्विटी प्रेफरेंस डेट, तो यही आपका हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, डेट कैपिटल भी हो सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ थ्योरीज बताई थी, वो आपको पढ़नी है। 4 थ्योरी बताई थी, 2 रिलीवेंस थ्योरी और 2 इरिलीवेंस थ्योरी। रिलीवेंस थ्योरी में मैंने बताया था एक तो आपको पढ़नी है नेट इनकम अप्रोच, जो कि डेविड दुरांत के द्वारा दी गई है, और दूसरी पढ़नी है ट्रेडिशनल अप्रोच, ये एजरा सोलोमन के द्वारा दी गई है। ये रिलीवेंस थ्योरी है। अब इरिलीवेंस थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर हमने बताई थी 2 थ्योरीज। एक बताई थी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जो कि डेविड दुरांत के द्वारा दी गई है, और चौथी थी मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच, जो कि इरिलीवेंस थ्योरी है। ठीक है। तो ये थ्योरीज को आपको पढ़ना है कैपिटल स्ट्रक्चर में। चलिए आगे देखिए, इन अ कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेट्स आर असाइंड एज पर प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड एंड करंट। ऐसा बिल्कुल गलत है। ये प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स, तो यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इक्विटी भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, उनका एक वेटेज होता है। तो प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक फार्मूला आपको दे रखा है यहाँ पर। इन द फार्मूला के डी इज इक्वल टू आई अपान वी। के डी को
कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, यानी ये फार्मूला कॉस्ट ऑफ डेट का है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, तो बी डिनोट्स, तो यहाँ पर बी आपसे पूछा गया है क्या डिनोट करता है इस फार्मूले में, तो नेट कैश इनफ्लो एट द टाइम ऑफ इश्यू, ये जो है बी रिप्रेजेंट करता है। कहीं कहीं पे आपने लिखा देखा हुआ इस फार्मूले एन पी, तो नेट प्रोसीड्स भी इसको कहते हैं, तो कहीं कहीं पे बी लिख देते हैं, कहीं कहीं पे एन पी यानी कि नेट प्रोसीड्स, तो नेट कैश इनफ्लो एट द टाइम ऑफ इश्यू, ये बी का मतलब हो गया। ये कॉस्ट ऑफ डेट का फार्मूला है। तो फार्मूले भी आपको याद रख के चलने हैं, चाहे वाल्टर मार्डर का फार्मूला है, चाहे गॉर्डन का फार्मूला हो, चाहे कॉस्ट ऑफ डेट हो, कॉस्ट ऑफ और भी इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये सभी फार्मूले आपको याद रखने हैं। कभी कभी डायरेक्ट फार्मूले में आपको जो एलिमेंट यूज होते हैं उनके बारे में पूछ दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, डुओ पॉइंट एनालिसिस डील्स विद, तो डुओ पॉइंट एनालिसिस से आप क्या कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता होगा, जो है इससे प्रॉफिट का एनालाइज करते हैं, ऑप्शन बी, डुओ पॉइंट एनालिसिस से प्रॉफिट को एनालाइज किया जाता है। तो इसका एक फार्मूला भी होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी, ये जो है इसी के द्वारा क्या करते हैं प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं डुओ पॉइंट एनालिसिस से। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट बिकॉज इसमें देखिए कौन सा आपका आंसर हो सकता है, इक्विटी शेयर हैव हायर रिस्क देन डेट, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर में जो है रिस्की होता है डेट से, तो तभी वो जो है ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न का एक्सपेक्ट करते हैं इक्विटी शेयर वाले, तो इक्विटी शेयर हैव हायर रिस्क देन डेट, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ अ फर्म, तो मैं बता चुका हूँ रिस्क दो तरीके का होता है, एक सिस्टमेटिक एक अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक जो रिस्क होता है वो अनडाइवर्सिफिएबल होता है, उसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है डाइवर्सिफिएबल होता है, इसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल लेबर स्ट्राइक, मैनेजियल चेंज। तो ये अब इसमें देख लीजिए कौन सा जो है डाइवर्सिफिएबल रिस्क है जिसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ना तो इसको कर सकते हैं डाइवर्सिफाई, ना तो इसको कर सकते हैं। स्केर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये जो है अनसिस्टमेटिक रिस्क है, इसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, मतलब रॉ मटेरियल की कमी है तो रॉ मटेरियल को ज़्यादा मंगवाएंगे, तो ये जो है अनसिस्टमेटिक रिस्क का एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्स टैक्स एडजस्टमेंट, तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जो है ये इसमें जो है टैक्स एडजस्टमेंट को इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, टैक्स एडजस्टमेंट कहाँ, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में। ठीक है, तो ये हमारे 12 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के। हमारा यूनिट चल रहा था फिनांस फॉर मैनेजमेंट, तो उसी में हमने आज के 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। कुछ नई चीज़ें आपको पता चली होंगी और कुछ चीज़ों का आपका रिवीजन हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर हम 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।